हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 यानी 6, 17 और 18 करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्या करता हूं, क्योंकि रिवीजन करा देता हूं जो हमने पिछली क्लासेस में किया है। जो फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकारों में भी मूल अधिकार हैं हमारे, वो राइट टू इक्वालिटी के, वो हम देख लेते हैं 14 से 18 तक। 14 से 18 तक हम देखेंगे समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है उसे समझ लें आप। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ समझ लें, कोई भी नियम या कानून हो उसके प्रति हर एक व्यक्ति समान होगा। ठीक है, शॉर्ट सी डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये 5 जो बैकग्राउंड दे रखे हैं, 5 ग्राउंड के बेस पे आप क्या करेंगे, किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। ठीक है, आर्टिकल 15 इसके बेस पे एक मूवी बनी हुई है आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की काफी अच्छी मूवी है, उसे देख लेना। उसमें काफी अच्छी डिटेल से आप समझ जाएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल 16 में बताया गया राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में अफसर की क्षमता। नियोजन का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, किसी चीज को, किसी के लिए किसी कार्य को दे देना, एम्प्लॉयमेंट दे देना, और वो भी किससे, राज्य के अधीन होना चाहिए। राज्य के अधीन का मतलब है कि राज्य कोई, अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ठीक है, नियुक्ति का मतलब है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया कि एक पर्टिकुलर टारगेट है उसके लिए अपॉइंट किया गया। नियुक्ति में अफसर की क्षमता, हर एक व्यक्ति को क्या किया जाना चाहिए, समान अधिकार देना चाहिए। और इसमें भी आप किसी के साथ में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार को लगता है या अगर राज्य को लगता है कि हाँ भाई कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व सही नहीं है, तो अगर वो रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पा रहे, जैसे अगर मैं बात करूं किसी ए जाति के लोगों ने 40% है, बी जाति के लोगों ने 30% है, ठीक है, और एक्स वाई जेड कोई ऐसी कुछ जाति जिसका प्रतिनिधित्व अगर मैं कहूं रिप्रेजेंट अपने आप को 2% कर रही है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ना सरकार नियम बना सकती है। अब इसीलिए SC ST अगर आप एक्ट देखें वो मिल जाते हैं आपको। ओबीसी के लिए मंडल आयोग बना था, मंडल आयोग इसलिए बना था कि भाई लोगों को क्या करा जाए, समान अधिकार दिया, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये चीज। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 एक ही बात करता है अनटचेबिलिटी की, और अनटचेबिलिटी में ये सारे के सारे प्रावधान कर देता है कि भाई कहीं से भी जो पुरानी रीति या कुरीति चली आ रही है तो उसको क्या करना है, अंत करना है। तो अस्पृश्यता का अंत, किसका, अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये अस्पृश्यता है, जो ये शब्द है अनटचेबिलिटी, ये संविधान में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है, इसको परिभाषित बाद में किया गया। तो देखें, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, अस्पृश्यता के हर विभेद को प्रतिबंधित करना। यानी इससे अनटचेबिलिटी के जितने भी कॉज होंगे उनको क्या करना है, उनको प्रतिबंधित करना है, उनको किसी भी तरीके से रेगुलेट नहीं होने देना है। यानी उनको अब उनका जो आचरण होगा बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अब मैसूर का एक मामला हुआ, तो मैसूर में उच्च न्यायालय ने क्या किया, उच्च न्यायालय ने एक व्याख्या दी कि इसका अर्थ शाब्दिक और व्याकरणिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, शाब्दिक और व्याकरणीय, इस समझ से परे होगा, और ऐतिहासिक होगा। क्या होगा, ऐतिहासिक होगा। ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ऐतिहासिक का मतलब क्या है, जो पुराने समय से जो इसकी टर्म्स चली आ रही है कि हाँ भाई किसी को नहीं छूना है, छुआछूत की जो बीमारी अगर इस तरीके से चल रही है ये समाज में कि भाई इसको नहीं छूना है, इसके छूने से ये हो जाएगा, उसके छूने से वो हो जाएगा, ठीक है, आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। तो ऐसी कोई भी अगर रूढ़िवादी कोई परंपरा चल रही है, या फिर मैं कहूं इसको अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जा रहा है, तो ये एक तरीके से क्या होगा, ऐतिहासिक है। एक तरीके से क्या है, ऐतिहासिक है। और इसी को अगर देखो तो मुख्य आधार इसका जाति ही लिया गया। फाइनली इसको क्या लिया गया, मुख्य आधार जाति ही लिया गया, क्योंकि जाति के आधार पर हम ज्यादातर क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, कि भाई ये शूद्र जाति का है, शूद्र जाति के व्यक्ति के साथ में टच नहीं करना है इसे। ठीक है, तो टच नहीं करना है, ये यहां से हम लोग समझ गए होंगे। अब इसके लिए इसके निवारण के नियम अब है क्या, इसमें डिफाइन तो कर दिया गया, हाँ भाई इसके लिए ये होगा, अस्पृश्यता होगा, ये संविधान ने डिफाइन कर दिया, लेकिन इसके लिए कोई लॉ नहीं है। क्या है, पनिशमेंट के लिए कुछ लॉ बनाए जाएंगे। तो पनिशमेंट आर्टिकल 35, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अनुच्छेद 35 कहता है कि पनिशमेंट के लिए लॉ बनाना, पनिशमेंट। ठीक है, यानी कि अगर कोई कृत्य ऐसा हो रहा है तो उसके लिए क्या कराया जाएगा, एक लॉ बनाया जाएगा। तो एक लॉ बन के आता है हमारे सामने, पहला अधिनियम जो बन के आता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इसमें हमें डिफाइन कर दिया जाता है कि भाई अगर कोई भी अनटचेबिलिटी के बेस पे या फिर अस्पृश्यता के बेस पे अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या विभेद किया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी, और उस पनिशमेंट का प्रावधान किया जाएगा। इसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट किए गए। 1976 में एक सुधार किया गया। 1965 में एक कमेटी बनी थी,
उस कमेटी ने क्या करा, अपनी तरफ से सुझाव दिए। 1965 में उन्होंने सुझाव दिए। सुझाव देने के बाद में क्या हुआ, 1976 में फिर एक संशोधन हुआ। उसमें उत्पीड़न शब्द को अच्छे से समझाया गया कि उत्पीड़न क्या होगा, ठीक है। यानी कि उसमें क्या गया कि धीरे धीरे और वर्ड ऐड करते गए, जैसे जैसे केसेस आते गए, जैसे जैसे नए नए मामले आते गए, उनके अनुसार उन्होंने चीजें ऐड करते गए। तो उससे 1965 के बाद में जो चेंजेस किए गए 1976 में, तो उसके बाद 1976 में इसका नाम हो गया जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955। 1976 के केस में 1976 में इसे चेंज किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसका प्रावधान क्या किया गया, उस प्रावधानों को देख लेते हैं। इसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया। 6 महीने की सजा दी जाएगी, या आपको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। 6 महीने की सजा या 500 रुपए का जुर्माना। अगर आप कुछ ज्यादा हीनियस क्राइम कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही जंगली अपराध कर देते हैं इनके साथ में, कि भाई बहुत ज्यादा इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आपको दोनों के दोनों दिए जा सकते हैं। ये निर्भर करता है मजिस्ट्रेट पे या न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की सजा आपको दे रहा है, कि आप किस प्रकार के दोषी हैं। तो ठीक है, 6 माह का कारावास या 500 रुपए का जुर्माना, या दोनों, ठीक है। अगर आप दोषी करार पाए गए, दोषी करार पाए जाने पर आप संसद में ना ही आप विधानमंडल में, दोनों में वोटिंग नहीं लड़ सकते। अगर आप ना ही उसमें कोई प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, आप दोनों जगह पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा आपका, ठीक है। उसमें आप अयोग्य ठहरे जाएंगे। अब इसमें जो देखें अपराध की श्रेणी में क्या क्या किया गया। अगर सार्वजनिक पूजा स्थल, सार्वजनिक का मतलब है पब्लिक प्लेस, ऐसा कोई भी पब्लिक का स्थल जहां पे पूजा होती है, जैसे मंदिर की बात करूं या फिर मैं बात करूं चर्च की बात करता हूं, अगर यहां पे किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कहीं पर पूजा से रोकना, किसी को पूजा से रोकना, अगर वो वर्शिप करना चाह रहा है, अगर वहां पे रोका जा रहा है उसे, तो क्या होगा, उसके बेस पर से क्या है, सजा दी जाएगी। प्रावधान है इसका, ठीक है। परंपरागत, यानी कि अगर पहले से, अगर मैं कहूं रूढ़िवादी, अगर आपके पिताजी, आपके दादाजी वहां से आप कुछ ऐसी परंपरा से लेते आ रहे हैं कि भाई इसको नहीं छूना है, इसको नहीं छूना है, तो अगर ऐसा कुछ है तो परंपरागत, तो उसको भी क्या रखा जाएगा, पनिशमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। धार्मिक, यानी अगर किसी धर्म के बेस पर अगर आप अनटचेबिलिटी को अगर फॉलो करते हैं, तो वो भी क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। और ये न्यायोचित नहीं ठहराएगा। इसको अगर किसी प्रकार से न्यायोचित ठहराया जाता है धार्मिक बेस पर या परंपरागत बेस पर, कि भाई हमारी परंपरा में ये दिया हुआ है या हमारे धर्म में इसे डिफाइन किया गया कि भाई इसको नहीं छूना है, शूद्र को नहीं छूना है, तो इस प्रकार का अगर आप कोई फॉलो अप करते हैं, इस तरीके की कोई चीजों को आप अगर आप क्या करते हैं, आचरण करते हैं, तो आप किसके इसमें आ जाएंगे, इसके अंडर में आ जाएंगे। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में 1955 के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अंदर आते ही आपको क्या दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। सार्वजनिक होटल यानी पब्लिक होटल, जितने भी पब्लिक प्लेस में जितने भी होटल्स हैं, दुकान हैं और मनोरंजन स्थल हैं, एंटरटेनमेंट के प्लेस हैं, अगर वहां पे अगर आपको कोई एंट्री से मना करता है कि आप भाई शूद्र हैं, अगर आपको कोई रोकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा इस अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, या अगर मैं कहूं जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, इसका हवाला देते हुए कहते हो कि भाई हमारे लिए तो भाई ये नियम अधिनियम बनाया गया, किस लिए बनाया गया, इसलिए कि हमें क्या दिया जाए, राइट दिया जाए, इक्वालिटी की, हमें समानता दी जाए। अगर आपके साथ में किसी प्रकार का अगर द्वेष होता है इसमें, या फिर विभेद होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इस अधिनियम के तहत कोर्ट में जा सकते हैं और उसके प्रति आप FIR दर्ज करा सकते हैं, या फिर कोई भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको रोका नहीं जाएगा। चौथे नंबर पे, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति की बेइज्जती, यानी किसी भी शेड्यूल कास्ट वाले को आप बेइज्जत नहीं कर सकते। आप किसी के ये कह सकते हैं कि आप शूद्र जाति के हैं या फलानी जाति के हैं, तो उसको इस बेस पे आप कभी भी बेइज्जत नहीं कर सकते। अगर आप बेइज्जत करते हो, अगर कहीं पे भी वीडियो अगर आपकी रिकॉर्ड हो जाती है बेइज्जत करते हुए, तो आप मान के चलिए कि आपको सजा दी ही जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। पांचवा, किसी अस्पताल में अगर ये सोच के जा रहा कोई अगर शुद्ध जाति का है, ठीक है, उसको प्रायोरिटी ना देके अगर उच्च जाति के लोगों को प्रायोरिटी दे दी जाती है अस्पतालों में, तो एक तरीके से ये गलत होगा, ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों, किसी शैक्षणिक संस्थान जहां पे शिक्षा दी जाती है, ऐसे संस्थानों में किसी बच्चे के साथ में अगर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, क्लास में उस बच्चे को अलग बिठाया जाता है, उसको पानी पीने के लिए अलग जगह पानी पीने के लिए भेजा जाता है, अगर इस प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, या हॉस्टल में विभेद, हॉस्टल में नीची जाति, अगर मैं कहूं नीची जाति के बच्चे हैं, उनके लिए क्या किया गया, अलग से एक ठिकाना बना दिया गया, अलग से एक जगह बना दी गई कि आप यहां पे रहोगे। उच्च जाति के लोग हैं, उनके लिए एक अलग से हॉस्टल बना दिया गया। हॉस्टल के अंदर मकान अगर बिल्डिंग बना रखी है, उसमें कहा गया कि आप इस जगह पर रहोगे। अगर इस प्रकार का कोई विभेद अगर आपके साथ में किया जाता है, तो वो सहा नहीं जाएगा, ठीक है। ये कौन कहता है, जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 कहता है, ठीक है। आगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मान्यता, यानी अगर आप डायरेक्टली मान रहे हैं या इनडायरेक्टली मान रहे हैं। इनडायरेक्टली का मतलब अपने मन से, मतलब अपने मन के अंदर रख रखा है कि भाई मैं इसे नहीं छूंगा, और डायरेक्टली का मतलब है कि आप डायरेक्टली उसके साथ में विभेद कर रहे हैं। तो इस तरीके का अगर कोई इनडायरेक्टली अगर आप करते हैं, तो वो भी क्या होगा,
वो एक तरीके से इलीगल होगा, गलत एक्ट होगा। छठा, समान बिक्री व सेवाएं से देने से रोकना। समान बिक्री का मतलब क्या है कि अगर आप किसी को चीज को सेल कर रहे हो, अगर आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो सेल करते समय कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इस जाति के लोगों को नहीं दूंगा, तो वो चीज आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर कोई सेवा है, कुछ अगर सेवा है कि भाई मुझे पिज्जा डिलीवर करना है, कुछ सपोज मान लो, मुझे पता पड़ा कि ये फलानी शूद्र जाति का है, तो अगर शूद्र का है तो मैं इसको डिलीवर नहीं करूंगा। तो ऐसा किसी प्रकार की अगर कोई सेवाएं अगर देनी है, कोई फैसिलिटी देनी है, कुछ भी पब्लिक अगर मैं फैसिलिटी देनी है, तो उसे आप नहीं रोक सकते। ठीक है, इनमें आप कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमें हर एक वो राइट दे रहा है जहां पर पब्लिक, यानी कि हम सार्वजनिक तौर पे अपने आप को क्या कर रखे, समान रूप से रिप्रेजेंट कर सके। तो इन अस्पृश्यता के अंत के लिए जो मुख्य रूप से जो व्यक्ति आए आगे, उनमें जो दो व्यक्ति मुझे दिखते हैं वो ज्योतिबा फूले दिखते हैं और सेकंड नंबर पे महात्मा गांधी दिखते हैं। महात्मा गांधी जी ने इसको कहा है कि हिंदुत्व में ये एक पाप है, एक पाप की तरह है, किसी को इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करना, किसी के साथ में विभेद करना एक तरीके का पाप होगा। ठीक है, तो ये चीज हम अब ध्यान रखेंगे। आपको आर्टिकल 17 समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 को हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 18 हमें कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि किसी प्रकार का एंटाइटल जो किसी को भी दिया जाता था पुराने समय में, उनका क्या किया जाए, अंत किया जाए। उनके अंत के साथ साथ में हमें समानता मिल जाएगी कि भाई कोई किसी का राजा नहीं है, कोई कहीं का महाराजा नहीं है। ठीक है, ये उपाधियां अंत हो जाएंगी तो हमें क्या मिल जाएगी, उनके प्रति समानता मिल जाएगी, यानी कि कोई विशेष व्यक्ति नहीं रहेगा समाज के अंदर में। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये समता को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है और समानता लेके आ रहा है हर एक व्यक्ति के बीच में। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा, और इसमें 4 प्रावधान द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। और वो 4 प्रावधान हैं, वो कौन कौन से देख लेते हैं। पहला प्रावधान क्या कहता है? सेना एवं शिक्षा के अलावा सभी उपाधियों का अंत। सेना एवं शिक्षा के अंदर में जो भी उपाधियां होंगी उनको छोड़कर सभी उपाधियों का अंत किया जाता है। अब सेना में और शिक्षा में जो जो उपाधियां हैं, जैसे डॉक्टर की उपाधि है, ठीक है, इंजीनियर की उपाधि है, ये उपाधि हमारी किस में आ जाती हैं, शिक्षा में आ जाती हैं। ठीक है, अगर सेना की उपाधि की बात कर रहा हूं, जनरल की बात कर रहा हूं, कर्नल की बात कर रहा हूं, ब्रिगेडियर की बात करता हूं, ये उपाधि हमारी किस में आ जाती है, सेना में आ जाती है। तो ये सेना की उपाधि है। इन उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत किया जाता है, सबको खत्म किया जाता है। सेकंड नंबर पर इन्होंने जो प्रावधान किया, विदेशी उपाधि, यानी कि अगर कोई देश का नागरिक, भारत का नागरिक अगर कोई विदेशी उपाधि लेना चाह रहा है तो वो नहीं ले सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। विदेशी, किसी विदेश के द्वारा कोई उपाधि मिल गई, कोई विशेष उपाधि दी जा रही है, तो वो नहीं ले सकता भारतीय नागरिक। ठीक है, तीसरे में क्या किया गया, विदेशी राज्य के अधीन, विदेशी राज्य के अधीन लाभ, अगर कोई विदेशी, यहां पे ध्यान देंगे, विदेशी राज्य के अधीन कोई अगर विदेशी है, कोई भी अगर विदेश का बंदा है और वो राज्य के अधीन लाभ के या लाभ या विश्वास के पद पे है, दो ध्यान रखना, लाभ या विश्वास। लाभ के पद पे, लाभ के पद किसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में है जिसमें उसे वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, लाभ का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के किसी मुख्य पद पर है। ठीक है, और यह विश्वास, यानी उस पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ट्रस्ट कर रखा है, और ट्रस्ट के बेस पर उसे अपने यहां पे रखा हुआ है कि पद पर होते हुए बिना राष्ट्रपति की सहमति के विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अगर वो कोई विदेशी उपाधि लेना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। जी राष्ट्रपति जी, मुझे ये बताइए कि मैं इस उपाधि को ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। राष्ट्रपति इसमें कहते हैं कि हाँ भाई, ये उपाधि हमारे समाज में समानता के लिए ठीक है, हाँ भाई, समानता पे कोई फर्क नहीं डालती, इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं डालती, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस पर सहमति दे देंगे। अगर राष्ट्रपति सहमति नहीं देते हैं तो वो उपाधि, विदेश से कोई भी किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं ले पाएगा। आगे देखते हैं, अगर ऐसा ही कोई मामला, अगला चौथे नंबर पे जो है वही ऐसा ही मामला है, अगर कोई विदेशी, अगर विदेशी राज्य से कोई भेंट लेता है, यानी कुछ अमाउंट लेता है या कुछ ऐसा गिफ्ट लेता है, या कोई उपलब्धि, उपलब्धि का मतलब होता है वैसे इनकम के अलावा जो भी एक्स्ट्रा मनी ली जाती है वो उपलब्धि में आ जाती है, या वहां से कुछ ऐसी चीजें अचीवमेंट कर लेता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें लेता है पैसे के रूप में या फिर किसी अन्य रूप में लेता है, या कोई पद या कोई पोजीशन हमें वहां से मिल रही है विदेशों से, तो वो क्या होगा, उसके लिए भी से राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति जी से पूछना पड़ेगा कि जी मुझे बताइए कि क्या मैं इस पद को, उपलब्धि को या भेंट को मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। तो अगर वो कहते हैं कि भाई विदेश से तुम ये चीजें ले सकते हो तो आप अलाउड होगे, अगर अन्यथा न मना हो जाएगा, आपको ये कुछ भी नहीं ले पाओगे, ना भेंट, उपलब्धि या ना पद ले पाओगे। ठीक है, अब इसमें आगे देख लेते हैं। ये जो औपनिवेशिक है, औपनिवेशिक अर्थ, इसका अर्थ समझ लें पहले। औपनिवेशिक का मतलब होता है किसी के अधीन रहना। ठीक है, औपनिवेशिक राज्य यानी किसी के अधीन रहा राज्य। राज्य का मतलब क्या है, पूरा देश की बात हो रही है यहाँ पे। औपनिवेशिक राज्य के समय वंशानुगत पद, जितने भी वंश से पैदा हुए हैं पद हैं, वंश के मतलब एक इसके बाद में ये आएगा, वंश से ही आएगा, एक ही पर्टिकुलर, एक ही घर से
कोई आगे का राजा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार के कोई पद होते हैं वो, जैसे महाराजा का, राज बहादुर का, राय बहादुर, ठीक है, या नवाब का पद हो गया, ठीक है, या अगर मैं कहूं दीवान का पद हो गया, तो इनमें क्या होगा, इन उपाधियों को क्या किया जाएगा, इन आदि उपाधियों को अनुच्छेद 13 के तहत प्रतिबंधित किया गया, अनुच्छेद 18 के तहत क्या किया गया, इसको प्रतिबंधित किया गया, इसको रोक लगा दी गई। अब इस पे किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई इन टाइटल या फिर कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता, इस प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, महाराजा की, न राय बहादुर की, ठीक है, ना ही किसी के नवाब की कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, ना ही कोई दीवान की। कई बार मैंने देखा है गांव में कोई उपाधि होती है, एक दीवान की उपाधि है कि दीवान है, यहाँ के दीवान है। तो ऐसी उपाधियों का अंत किया गया है। और क्यों किया गया? क्योंकि इसमें समानता लेके आई जाए, समान देश के संविधान के प्रति हर एक व्यक्ति समान होना चाहिए, नागरिक हर व्यक्ति समान होना चाहिए। इसीलिए इसे 14 से 18 यानी राइट टू इक्वालिटी में डाला गया है। इसे आगे देखते हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय क्या मतलब समझ रहे? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट कुछ वैध ठहराता है, कुछ उपाधियों को वैध ठहरा देते हैं। और ये उपाधियां, ये एक्चुअल में उपाधियां है ही नहीं, तो ये पुरस्कार हैं। जैसे पद्म विभूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री आदि, ये क्या हो गए? ये पुरस्कार उपाधि है हमारे पास में। जैसे भारत ने, अगर प्रणब मुखर्जी को जो भारत रत्न मिला था उसमें ध्यान दें। अगर अगला वाला जो केस है उस पर देखते हैं। पुरस्कार पाने वाला नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रत्यय का मतलब है बाद में, नाम के बाद में, उपसर्ग का मतलब है पहले। ठीक है, अगर मैं कहूं, अगर प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी, अगर ये अपने आप नाम के आगे लगाते हैं भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, अगर ये इस तरीके का लिखते हैं कहीं पे, अगर ऐसा लिखते हैं, तो अगर ये पाता है गवर्नमेंट पाती कि अगर इस तरीके का नाम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा? इनसे भारत रत्न को छीन लिया जाएगा। जी आप इसके लायक नहीं है, आप इसे दीजिए। ठीक है, तो ये बताया गया प्रत्यय, अगर यही चीज बाद में लगाते हैं यहां पे प्रणब मुखर्जी भारत रत्न, अगर ऐसा कुछ लगाते हैं ये, तो इनके क्या किया जाएगा? इनको इनकार किया जाएगा और इसको इस इस्तेमाल से रोका जाएगा, या तो इस्तेमाल किया तो इनको ये भारत रत्न इनसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि पुरस्कार पाने वाला नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता है या नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या है, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 दोनों समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश करी कि आपको इनके केसेस भी समझा दिए और इनका इस्तेमाल कैसे होगा वो भी समझा दिए, यानी कि अब आपको ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आर्टिकल 7 आर्टिकल 18। तो हमने ये देख लिया कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 जो ये प्रावधान करते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, समाज में हमें सबको समानता देनी चाहिए, वो भी हर एक तरीके से। ठीक है, और जहां पे कुछ लोगों को समानता नहीं मिल रही है उनको हम क्या करेंगे? उनको उठाने की कोशिश करेंगे। जिनका प्रतिनिधित्व कम है, जो रिप्रेजेंट अपने आप को कम कर पा रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि SC ST एक्ट आ गया। ठीक है, और उसमें हमने देखा कि OBC के लिए मंडल आयोग बना, उसमें सबको आरक्षण दिया। क्यों दिया गया? क्योंकि भाई इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, जो नहीं है समान, उनको समान किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे प्रावधान मैंने आपको समझा दिए हैं। अब कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। तो उसमें हम आर्टिकल 19 से शुरू हो जाएंगे और आगे के आर्टिकल हम वैसे ही करते रहेंगे। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।